हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप आज हम पैथोलॉजी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसपे हम सीआरसी पढ़ेंगे, यानी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इससे लास्ट चैप्टर को हमने जो किया था उसी का ये कंटिन्यूशन है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो लास्ट के 2-3 चैप्टर देख लीजिए जो इसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ द मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कोलोन और रेक्टम में ही ये पूरा कैंसर होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉप 3 कैंसर्स में आता है वर्ल्ड वाइड। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके आपको देखने होंगे आगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, होता ये मेनली एल्डरली में ही है, यंग ओल्ड एज लोग जो होते हैं, खासकर फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर को हमको याद रखना है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हम कहेंगे, सीआरसी। इसका निमोनिक है ओल्ड आंटी, और ओल्ड का ओल्ड से हम देख लेते हैं। इससे हमारे रिस्क फैक्टर्स इसके याद हो जाएंगे। ओ से ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हर कोई चलना नहीं चाहता, लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, सीनियर सिटीजन लोगों के नीज में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा वॉक या वो नहीं कर पाते, तो इसलिए उनकी लाइफ सेडेंटरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो वॉक या चीज़ें नहीं करना चाहते। सेकंड हो गया एल, लो फाइबर डाइट, हाई फैट रेड मीट। इंडिया में आपको पता ही है ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। थर्ड है डिजीज लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रोग्रेशन यही होता है 8-10 साल बाद। फिर हो गया एडेनोमेटस पॉलिप्स। एडेनोमेटस पॉलिप्स वही गोभी की जैसी अनकंट्रोल्ड टिश्यू की ग्रोथ है, लेकिन वो प्री कैंसरस होती है। मतलब एडेनोमेटस का मतलब है प्री कैंसरस, अभी कैंसर हुआ नहीं है। फिर यू से आगे हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन से और एक्सटेंसिवली चल रहा है। फिर आ गया नियोप्लेजिया सिंड्रोम्स, इसमें लिंच सिंड्रोम्स कई सारे हैं। देखिए, नियोप्लेजिया का सिंपल मतलब है कि ट्यूमर की ग्रोथ बढ़ने लग गई लेकिन वो भी कैंसर नहीं बनी है, अनकंट्रोल्ड हो गई है धीरे, मतलब जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उससे थोड़ी वो आगे निकल गई है। लास्ट है टोबैको एंड अल्कोहल। अच्छा, पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। देखिए, पैथोजेनेसिस सीबीडीसी के हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस इसकी पैथोजेनेसिस को बोलते हैं, और ये एक साइंटिस्ट वोगलस्टाइन ने दिया था, तो उनके नाम पे हो गया है वोगलस्टाइन मॉडल। इसमें सबसे पहले एपीसी जीन में म्यूटेशन होता है। एपीसी जीन का मतलब हो गया आपकी ट्यूमर सप्रेसिंग जीन, ठीक है। इसमें म्यूटेशन होगा तो अर्ली एडेनोमा स्टार्ट होता है। फिर हो गया क्रॉस म्यूटेशन। क्रॉस क्रॉस जीन पे म्यूटेशन। क्रॉस जीन होती है प्रोटोन को जीन, यानी वो जीन जो कैंसर से पहले प्रोटोन को हम उसको बोलते हैं। इसमें म्यूटेशन होने से अर्ली इंटरमीडिएट एडेनोमा स्टार्ट होता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी में दोनों तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग। यहाँ तक चीज़ें ठीक होती है। फिर एक होती है हमारी, एक और ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है P3। कई जगह हम इसको TP53 भी पढ़ते हैं। तो इसके लॉस की वजह से चीज़ कार्सिनोमा में पूरा स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें पहले पॉलिप बनेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप जीन म्यूटेशन से वो कैंसर में बदल जाएंगे। तो हमारी, मतलब कैंसर का मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स होती है कई सारी, जो किसी भी बॉडी की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक के रखती हैं। जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी और वहाँ पे इनहिबिटिंग कर देंगे। और कुछ जीन्स होती हैं जो उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिसको हम प्रोटोन जीन्स कहते हैं। तो जब तक प्रोटोन जीन्स को कंट्रोल में आप रख पा रहे हैं ट्यूमर इन सप्रेसर जीन से, तो आपकी बॉडी में कैंसर नहीं बनेगा। जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ेगा, या ऐसी बॉडी का इक्विलिब्रियम बना कि एक चीज़ इसमें हावी हो रही है, वहीं से कहानी पर बढ़ जाती है। फिर आगे इसके मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स 3 हैं इसके: राइट साइडेड कोलोन कैंसर, लेफ्ट साइडेड कोलोन कैंसर एंड रेक्टल कैंसर। राइट साइडेड जो मिलेगा वो हमेशा सीकम या असेंडिंग कॉलम में मिलेगा, और ये पॉलीपॉइडल एक्सोफाइटिक होता है, और इससे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। इसके सिम्टम्स वीकनेस, फैटिग, पैलर मिलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, ये राइट साइडेड कोलोन कैंसर में जो ग्रोथ होती है वो लूमन के आउटवर्ड चली जाती है, यानी जो गोभी का फूल है वो पूरे उस लूमन को ब्लॉक सा करने लगता है, ठीक है। लेकिन जो लूमन होता है राइट कोलन का, वो वाइड होता है, तो वो ब्लॉक तो नहीं कर पाता, लेकिन छोटी छोटी सी ब्लीडिंग चलती रहती है। उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मिलता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि फूल जैसी तो ग्रोथ मिलेगी, गोभी के फूल जैसी, और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब आपको ये कभी दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। सेकेंड हो गया हमारा लेफ्ट साइडेड कैंसर। यह ये डिसेंडिंग होता है और ये सिग्मोइड कोलन पे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे नैपकिन को आप गोल गोल लपेटते हैं ना, तो एक सर्कुलर उसकी रिंग बन जाती है। वही रिंग जो होती है, सर्कमफ्रेंशियल रिंग,
कोलोन में अंदर पूरी बन जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, लूमेन के अंदर जो फ्री स्पेस है वो कम हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसकी वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है पेशेंट को, उसकी बाउल हैबिट्स एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि ट्यूब के अंदर तो फिलिंग हो गई और वो ब्लॉक हो गई। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन मेन होता है, और यहाँ पे लूमेन नैरो और ऑब्स्ट्रक्शन लिख के आना है। राइट साइड में कोलोन बड़ा है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। थर्ड हो गया हमारा रेक्टल कैंसर। रेक्टल कैंसर तभी होता है जो अल्सरेटिव या नोडुलर मासेस जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रेक्टल रीजन में, और वो कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे ब्लीडिंग का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ब्लीडिंग पर रेक्टम बहुत होती है, और टेनिसमस होता है। टेनिसमस मतलब कि सेंसेशन ऐसी होगी खाली पेट में कि मूवमेंट आ रहा है, बॉल लूज, मतलब लूज मोशन जैसा आपको लगेगा, लेकिन वो पेट खाली होता है, तो उसको हम टेनिसमस कहते हैं। ये तीनों आपको ढंग से समझने हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर में ये लिख के आना पड़ेगा और यही चीज़ पूछी जाएगी। मैं इसको एक बार नीचे और अच्छे से करा दूंगा। क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, क्या क्या मिलेंगे आपको इसमें। एक तो चेंज इन बॉल हैबिट्स मिलेगी, डायरिया ऑल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, कभी तो एकदम वो होगा लूज टूल आएगा, कभी बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, ब्लीडिंग पर रेक्टम, इसमें फ्रेश या ऑकल्ट ब्लड की ब्लीडिंग हो सकती है। देखिए, फ्रेश ब्लड तो वो होता है जो ताज़ा ताज़ा निकल रहा है, ऑकल्ट ब्लड वो होता है जो ब्लड हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, जो हमारे स्टूल में मिक्स होके अंदर आता है। तो ऑकल्ट को आप कैसे याद रखेंगे, ऑकल्ट को बोलते हैं जादुई, ठीक है ना, काला जादू। तो वैसे ही काले जादू वाले ब्लड जो दिखता नहीं है, उसको हम ऑकल्ट ब्लड कहेंगे, ठीक है। अनीमिया होता है, अनीमिया राइट साइड में होता था, क्योंकि हमने बताया था वहाँ पे इन स्लो इंटरनल ब्लीडिंग चलती रहती है, तो उसकी वजह से ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस से अनीमिया होगा। वेट लॉस वीकनेस दोनों में होती है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लेफ्ट साइडेड में मेनली होता है, क्योंकि वहाँ पे नैपकिन टाइप रिंग हो गई। अच्छा, ग्रॉस माइक्रोस्कोपी क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, राइट कोलन में तो आपको लार्ज पॉलीपॉइड एक्सोफाइटिक मास मिलेगा, लेफ्ट कोलन में एनुलर कंस्ट्रक्टेड नैपकिन रिंग मिलेगी। देखिए, ये मेडिकल टर्म्स आप याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें जितना समझाना था वो पार्ट मैंने इतना इजी कर दिया है कि 2 बार आप वीडियो देखेंगे कभी नहीं भूलेंगे लेफ्ट और राइट के बीच का डिफरेंस। माइक्रोस्कोपी में आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर आपको एडिनोकार्सिनोमा मिलेगा, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा इज अ ग्लैंड फॉर्मिंग कार्सिनोमा, और ग्रेडिंग आपको वेल डिफरेंशिएटेड मिलेगी जब ग्लैंड ज़्यादा होंगे, और पुअरली डिफरेंशिएटेड मिलेगी जब ग्लैंड्स कम होंगे। स्प्रेड डायरेक्टली आपको दिखना है, लोकल इन्वेजन होगा, आसपास के सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। लिम्फेटिक में जो उस जहाँ पे ये प्रेजेंट है उसके रीजन के जो लिम्फ नोड्स है उस पर इफेक्ट आएगा। ब्लड के जरिए लिवर और लंग्स पे भी असर आ सकता है, और पेरिटोनियल सीडिंग भी मिल सकती है। अच्छा, स्टेजेस क्या है इसके, 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस स्टेज का है। सबसे पहले तो है टी, जिसमें हम डेप्थ ऑफ इन्वेजन देखते हैं, यानी म्यूकोसा से सीरियोसा कितनी इसमें इन्वेजन हो चुकी है। सेकंड है नंबर ऑफ लिम्फ नोड, यानी कितने लिम्फ नोड इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि लिम्फ नोड्स आपको पता है हमारी बॉडी का वेस्टेज सर्कुलेटरी सिस्टम है, नाली है, तो जितनी जगह जितने लिम्फ नोड्स कैप्चर हो गए, समझ लिए उतना ही काम भी कर चुका है। और थर्ड हो गया हमारा एम, इसमें हम डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखते हैं, यानी कितनी दूर तक के ऑर्गन पे कैंसर सेल का असर आया कि वहाँ पे उन्होंने ग्रोथ कर ली है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, ठीक है। डेप्थ ऑफ इन्वेजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ये कितना ही नीचे फैल चुका है। स्क्रीनिंग इसकी कैसे करेंगे, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, FOBT। फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट में वही होता है, इंटरनल ब्लीडिंग से ऐसा ब्लड निकलता है जो नॉर्मली हमारी नेकेड आई को विजिबल नहीं होता। तो स्टूल में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कहीं इसमें ब्लड के कोई पार्टिकल्स तो नहीं है, तो जो हिडन ब्लड होता है उसको हम FOBT टेस्ट कहते हैं। कोलोनोस्कोपी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि उससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। कई जगह हम जीन्स भी देखते हैं कि CA जीन्स में हम ट्यूमर मार्कर देख लेते हैं, ये एक ट्यूमर मार्कर है कि इसके क्या लेवल चल रहा है, ठीक है। एग्जाम क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट आपको याद रखना है, रेक्टम कैंसर ही होता है। राइट साइडेड अनीमिया होगा, लेफ्ट साइडेड में ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा आपको। सबसे ज़्यादा आप स्लाइड में आपको एडिनोकार्सिनोमा ही देखने को मिलेगा, और रेक्टम से लिवर तक का स्प्रेड कॉमन है, और जब ये इतना फैल जाता है तो उसके बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो है स्टेज निकालने का, वो डेप्थ ऑफ इन्वेजन है। बाकी ये राइट और लेफ्ट के डिफरेंस है, राइट में आपको ध्यान रखना है गोभी जैसी ग्रोथ मिलेगी, लेफ्ट में आपको एनुलर नैपकिन की रिंग मिलेगी। राइट में अनीमिया और फटीग मिलेगा, लेफ्ट में ऑब्स्ट्रक्शन और कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। ब्लीडिंग
ऑकल्ट मिलेगी आपको राइट में, और लेफ्ट में फ्रेश ब्लड मिलेगी। और ओल्डर वुमेन में कॉमन राइट साइड होता है, मैन में लेफ्ट साइड होता है, और अनीमिया ही इनका आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है। तो इसी के साथ मैंने चैप्टर कर दिया। और ये सब आई थिंक पैथोलॉजी इज अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम लोग उसको और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, शेयर, सब्सक्राइब, so that maximum students can get benefit out of my lectures. Thank you.